शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ और पहली बड़ी खबर आई है नेपाल से। सोशल मीडिया बैन पर जला डाला नेपाल। तस्वीरें हिला देने वाली हैं जो नेपाल से आई हैं, देख रहे हैं। नेपाल में युवाओं पर आंसू गैस के गोले दागे गए। तस्वीरें आप नेपाल की देख रहे हैं जहां युवाओं पर गोलियां चलाई गई जो प्रदर्शन कर रहे थे। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। 20 युवाओं की मौत हो गई है इस प्रदर्शन के दौरान। और जब गोली चली कई युवा एक के बाद एक जमीन पर गिरे। गोलियां लगी कईयों को। और ये आपको बताऊं ये हुआ क्यों। आज दरअसल युवा सड़कों पर उतरे जिन्हें जेनजी कह रहे हैं। वो युवा सड़कों पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ये प्रदर्शन था। और उसके बाद ये सभी युवा दरअसल प्रदर्शनकारी संसद का घेराव करने जा रहे थे। बैरिकेडिंग पुलिस ने लगाई थी जिससे प्रदर्शनकारी आगे ना जाने पाए। और उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, गिरा दिया इसे और उसके बाद संसद की तरफ बढ़े। भीड़ आप देख रहे हैं जो संसद की तरफ भाग रही थी, संसद की तरफ दौड़े और संसद को भी नुकसान पहुंचाया। और इतना ही नहीं, भीड़ का अंदाजा देखिए जरा। जहां तक नजर जाएगी आपको युवा नजर आएंगे, प्रदर्शनकारी नजर आएंगे जो फेसबुक इंस्टाग्राम बैन करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद देखिए जरा, प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, गाड़ियां फूंक डाली हैं, नुकसान पहुंचाया सार्वजनिक संपत्ति को। प्रदर्शनकारी जिन्होंने आग लगाई ये खुद को जेनजी कह रहे हैं। आपको बताऊंगा जेनजी क्या है, ये कौन लोग हैं। लेकिन बैरिकेडिंग गिराने के बाद ये संसद की तरफ बढ़े, नेपाल की संसद तक पहुंच गए, संसद के दरवाजे पर चढ़ गए। ये आप देख रहे हैं, दरवाजे पर चढ़कर तोड़फोड़ शुरू कर दी, आग लगानी शुरू की।
जो आप देख रहे हैं नेपाल की संसद का द्वार है, जहां तक ये प्रदर्शनकारी पहुंचे नारेबाजी करते हुए और आक्रोशित थे कि देश में सोशल मीडिया कैसे बैन किया जा सकता है। उसके बाद इन्होंने पुलिस को निशाना बनाना शुरू किया, पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू किए, एक एक कर पुलिस पर पत्थर फेंके, पुलिस को टारगेट किया। और इसके बाद देखिए जरा, पुलिस ने इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, इन्हें भगाने के लिए पानी की बौछारें पुलिस ने मारनी शुरू की। पत्थर और बवाल, ये सब हिंदुस्तान के पड़ोसी देश नेपाल में हो रहा है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसी इरादे से नेपाल के युवाओं ने सत्ता की चूल्हे हिला दी। काठमांडू से लेकर पूरे नेपाल में जेन ज़ी ने करप्शन और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ऐसी हुंकार भरी कि केपी ओली सरकार हिंसक होते आंदोलन के लिए दमन पर उतर आई। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है, यानी उग्र प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश। पुलिस ने जिस इमारत से गोली चलाई थी उसमें भी युवा प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ कर दी। हंगामा बढ़ते देख ओली सरकार ने सेना उतार दी, कर्फ्यू लगा दिया और अब किसी भी तरह से आंदोलन को कुचलने की कोशिश हो रही है। हजारों उग्र आंदोलनकारियों के सपोर्ट में नेपाली सेलिब्रिटी भी आ गए हैं। तो क्या बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह नेपाल में भी तख्ता पलट हो जाएगा? और अब आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं नेपाल की सड़कों पर हाल ये था, कहीं गाड़ियां जला के राख कर दी गई। पुलिस ने कोशिश की अपनी तरफ से टीयर गैस चलाने की, लेकिन प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे थे। लेकिन ये हुआ क्यों? दरअसल सोशल मीडिया बैन पर यह नेपाल जल उठा है। 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी संसद में घुसे। इसके बाद सेना ने कई राउंड फायरिंग की है वहां। नेपाल की संसद में भीड़ के घुसने का यह पहला मामला है। अब संसद में अब तक कोई नहीं घुसा था। प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन के पास कर्फ्यू लगा दिया गया। पीएम आवास के पास भी कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालात ऐसे हो गए, पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों पर सख्ती दिखाई है। तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया फौरन। काठमांडू के साथ ही देश के कई इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं नेपाल में। इस आंदोलन का नेतृत्व नेपाल के युवाओं ने किया है। नेपाल में इसे जेन ज़ी क्रांति कहा जा रहा है, जेन ज़ी रिवॉल्यूशन। युवाओं ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए दरअसल अनुमति ली थी, लेकिन कुछ ही घंटों में प्रदर्शन उग्र हो गया। हजारों प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद भवन तक पहुंच गए। गुस्साए युवाओं ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और भीड़ ने कुछ जगहों पर आगजनी की भी कोशिश की है। एक एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया गया। कई इलाकों में रात 10 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया। नेपाली पीएम ओली के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। बिगड़े हालात के बाद नेपाली पीएम ओली ने फौरन आपात बैठक बुलाई और नेपाल में पीएम आवास पर सुरक्षा परिषद की बैठक हुई है। और भारत नेपाल सीमा के पास भी एसएसबी ने चौकसी बढ़ा दी है। भारत नेपाल सीमा के पास भैरवा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह है स्थिति। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जो प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ के भ्रष्टाचारी नेता हमारा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारा भविष्य क्या बनाएंगे? हमारा भविष्य सोशल मीडिया है, इसी पर बैन लगा दिया है। हमारा देश का ये जो हालत है ना, अभी स्थिति है ना, बहुत खराब हो चुका है। ये नेता लोग ने बहुत करप्शन किया है। हुआ करप्शन करते उनका छोरा छोरी जो है ना, उनको विदेश में पढ़ने के लिए भेजते। केपी ओली को सत्ता छोड़ना पड़ेगा। नेपाल सरकार एकदमै अब ये सरकार क्या कर रही है? हम टैक्स का पैसा दे रहे हैं, ये सरकार हमारे पैसों को बर्बाद कर रही है। यूरोप ट्रिप कहाँबाट आइरहेछ त? हाम्रै टैक्स गरेको पैसाबाट। बहुत करप्टेड बन चुके हैं अभी। ऐसे ही चलता रहा तो जो हमारे आते वो जनरेशन है वो भी हमारे जैसे
दबदबे में ही रह जाएंगे। इसीलिए हम ये करप्शन के लिए, हमारे आज़ादी के लिए हम ये लड़ रहे हैं। और ये पहला प्रदर्शन आपने दुनिया में देखा होगा जो सोशल मीडिया बैन के बाद हो रहा है। ये अपने आप में बहुत कुछ संदेश देता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये युवा सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे कि सरकार इनकी आवाज बंद नहीं कर सकती। रहेगा आपको बताऊं कि आखिर सोशल मीडिया बैन क्यों हुआ है नेपाल में, क्या वजह है जिस पर यह बवाल हुआ। नेपाल में 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाया गया है। 3 सितंबर को नेपाल सरकार ने यह बैन लगाया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित कई साइट्स पर बैन है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया इसका। टिकटॉक, वाइबर, विटक ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। कुछ साइट्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। दरअसल सरकार ने सभी साइट्स को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है। सरकार ने इसके लिए 2 सितंबर की समय सीमा तय की थी। 4 सितंबर को देर रात से इन पर बैन लगना शुरू हुआ और इसके बाद नेपाल के लोगों की परेशानी बढ़ गई। विदेश में रहने वाले लाखों नेपाली इससे प्रभावित हुए। ये लोग इन साइट्स के जरिए अपने परिवार के संपर्क में रहते हैं। इसके बाद परिवार से फोन पर बात करना और महंगा हो गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सामान बेचने वाले भी शामिल हैं क्योंकि उनका पूरा बिजनेस रुक गया था इस पर। यूट्यूब और गिटहब जैसे साइट्स नहीं चलने से भी लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई भी मुश्किल हो गई। नेपाल सरकार फर्जी उकसाने वाली खबरों पर दरअसल रोक लगाना चाहती थी। सरकार का तर्क यह है कि कई साइट्स ऐसी खबरें चलाते हैं। सोशल मीडिया पर अनियंत्रित कंटेंट, फर्जी खबरों पर रोक लगाना मकसद है। नेपाल सरकार ने 2024 में एक नया कानून लागू किया। सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में अपने ऑफिस खोलना अनिवार्य कर दिया गया। सभी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराने और गड़बड़ी रोकने के लिए भी कहा गया, लेकिन सरकार के फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कहा गया। विरोध की आग धीरे धीरे नेपाल के कई शहरों में बढ़ती चली गई, जो बैन तक गई। और बैन के बाद हालात आपने देखे क्या से क्या हो गए। अब मैं आपको दिखाऊं, लोगों का गुस्सा प्रधानमंत्री के खिलाफ है। ये देख रहे हैं, केपी ओली का पोस्टर प्रदर्शनकारी फाड़ रहे हैं। ये जितने लोगों को आपने प्रदर्शन करते देखा, इनकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। इन्हें जेनजी कहते हैं। ये जेनजी आखिर क्या है, आपने शायद पहली बार सुना होगा। ये जेनजी होता क्या है? दरअसल मैं आपको बताऊं, ये जो आप युवाओं को देख रहे हैं पैम्फलेट और पोस्टर्स के साथ, यही जेनजी की एज है। ओली सरकार के खिलाफ जेनजी ने बगावत की है। जेनजी का मतलब है जनरेशन जेड, और 13 से 28 साल की उम्र वाले जेनजी कहलाते हैं। 13 से 28 की जिनकी उम्र है वो जेनजी कैटेगरी में आते हैं, जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। यह पीढ़ी इंटरनेट की गोद में पली बढ़ी है। इस पीढ़ी के लोगों की शुरुआत ही सोशल मीडिया से हुई है। इनका बचपन इंटरनेट, स्मार्टफोन, गेम्स और फेसबुक से शुरू हुआ है। होश संभालते इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब इन्होंने देखा है। इन्होंने ट्रोल, साइबर बुलिंग का सामना किया है। इन लोगों की सोच और नजरिया पिछली जनरेशन से अलग है। इनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, इनके लिए सीखने, संवाद करने और राय रखने का मंच भी है। कई लोगों के लिए रोजगार का माध्यम भी है। नेपाल में इस आंदोलन को जेन जी रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है। इस आंदोलन को नेपाल में किसी नेता ने खड़ा नहीं किया है। 13 से 28 साल के युवाओं ने इसे खुद अपने दम पर खड़ा किया है। नेपाल सरकार ने अचानक सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। नेपाल के जेन जी को लगा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, और इसी के बाद 13 से 28 साल के युवा सड़कों पर उतर आए। दुनिया भर में 2 अरब 40 करोड़ लोग जेन जी कैटेगरी में आते हैं। मतलब दुनिया की करीब 30% आबादी जेनजी से जुड़ी है। एशिया में 25 से 30% जनसंख्या इसी एज ग्रुप की है, और भारत में भी 30% से ज्यादा आबादी जेनजी की है। नेपाल में करीब 25% युवा जेनजी कैटेगरी में आते हैं। तो जेनजी ने कैसे सरकार को घुटनों पर ला दिया है, सुनिए जरा नेपाल के पीएम क्या कह रहे हैं। नेपालमा
नेपाली जनताले मैं सोशल मीडिया का विरोधी नहीं हूँ। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की वजह से बैन हुआ है। जो हो रहा है वो कानून के खिलाफ है। जेनजी पुस्तालाई पिर पर्यो अरे, राम्रो लागेन अरे। अब सवाल ये उठ रहा है, नेपाल में प्रदर्शन पहली बार नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के खिलाफ इससे पहले भी प्रदर्शन हुआ, हिंदू राष्ट्र को लेकर प्रदर्शन हुआ कि कैसे लोकतंत्र खत्म हो और राजशाही आए। ये तस्वीर आपको याद है? ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हुआ था। लोग सड़कों पर निकले थे, केपी ओली को हटाना मकसद था। ये जो प्रदर्शन हिंदू राष्ट्र के लिए हुआ था, इसके पीछे एक चेहरा था, उनका नाम है दुर्गा परसाई। दुर्गा परसाई हिंदू राष्ट्र की मांग वाले प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और कहा यह जा रहा है कि अभी जो सरकार के खिलाफ जनजी खड़े हुए हैं उसके पीछे भी दुर्गा परसाई हो सकते हैं। तो आइए अब आपको बताऊं कौन है दुर्गा परसाई जिन्होंने नेपाल की सत्ता हिला दी है। यह है दुर्गा परसाई और यह नेपाल के पीएम केपी ओली। ओली सरकार के खिलाफ पहले भी बगावत हुई है। हिंदू राष्ट्र की मांग और राजशाही के समर्थन में बवाल हुआ। 25 मार्च को काठमांडू में राजशाही के समर्थन में हिंसक झड़प हुई। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर इस आंदोलन को हवा देने का शक था, लेकिन दुर्गा परसाई की गिरफ्तारी के बाद इस पर से पर्दा हटा। हिंसक प्रदर्शन का मुख्य आरोपी दुर्गा परसाई को माना जाता है। परसाई को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दुर्गा परसाई को इसके बॉडीगार्ड के साथ पकड़ा गया। परसाई को प्रचंड और ओली का करीबी भी माना जाता है। गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद परसाई जेल से रिहा हुआ। परसाई नेपाल के एक दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता है। 2023 से लगातार नेपाल में राजनीतिक आंदोलन कर रहा है। परसाई राजशाही और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के समर्थक हैं। अब एक बार फिर नेपाल में हिंसा पर परसाई घिर सकते हैं। यह कहा जा रहा है कि इसमें भी परसाई का रोल हो सकता है। लेकिन नेपाल में राजशाही का दौर बहुत लंबा चौड़ा रहा है। नेपाल में लगातार प्रधानमंत्री बदलते चले गए, इससे भी लोगों में गुस्सा है। नेपाल में इसीलिए लोग चाहते हैं कि उनका विश्वास और यकीन राजशाही पर रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि राजशाही वापस आए। देखिए जरा नेपाल की स्थिति क्या है। जो मैंने आपको बताया, राजा रजवाड़े नेपाल में रहे हैं। 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म कर दी गई थी। 2006 में नेपाल में बड़ा जन आंदोलन हुआ और इसके बाद राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़नी पड़ी। 2008 में नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। पिछले 17 सालों में नेपाल में 13 सरकारें बदल चुकी हैं। कई सरकार तो एक साल तक भी सत्ता नहीं संभाल सकी और मतलब 17 साल से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता जारी है। कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी है। नेपाल में किसी भी दल को अब तक बहुमत नहीं मिल सका है। इससे राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ी है। नेपाल में राजा की वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हुए और इस दौरान राजा वापस आओ, देश बचाओ के नारे लगे। हाल के सालों में नेपाल की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। बेरोजगारी की वजह से लाखों लोग दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। नेपाल की सरकारों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। इस वजह से जनता का विश्वास लगातार सरकारों से टूट रहा है। नेपाल कभी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। 2008 में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कई बार हो चुकी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। नया पुस्ता है, युवा लोग थे, उनको रोजगारी से लेकर शिक्षा से लेकर कुछ समस्याएं थी। इसी बीच गवर्नमेंट ने वो अनरजिस्टर्ड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बंद कर दिया और इससे कई लोगों के पठन पाठन से लेकर रोजगारी तक असर हुआ और लोग काफी नाराज हो गए। लेकिन इस बीच में हमारा युवा तबका जो है आंदोलन में चला गया। समस्याएं आई हैं, वो आज बहुत विकराल रूप से समस्याएं हैं। लोग मारे गए हैं, वो 18 से लेकर 28 साल की उम्र के लोग हैं। इसीलिए परिस्थिति बड़ी विकट है।